दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले जो हड्डियां, कुछ जूते वगैरह वो सारे विक्टिम और बच्चों के निकाल रहे होते हैं जहाँ पर दफने हुए होते हैं। और फिर हम एक जगह पर यूरी और सांगवू को देखते हैं, जो यूरी पूछ रही होती है कि तो मतलब सायन उनका रियल बेटा नहीं है और वो उन्हें बस रेस कर रहे थे क्योंकि जो रियल सायन है वो सबको मार रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि एक तरह से उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। कि तभी फिर यूरी पूछती है कि इसमें और भी चीजें हैं और वैसे मुझे लगता है कि सायन के साथ कितना गलत हुआ है, उसके लिए कितना ज्यादा ही लोनली और हार्ड रहा होगा, वो ऐसा बोल रही होती है। तो वो सांगवू से बोलते हैं कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें उसे कंफर्ट देना चाहिए क्योंकि एक तरह से ग्रीन लाइट होगी। तो सांगवू ये सुनता है तो बोलता है ग्रीन लाइट, तो यूरी बोलती है हाँ, और उसके फोन से बोलती है कि चलो तो फोन कर लो जल्दी जल्दी। कि तभी वहाँ पर सायन का फोन आता है और यूरी बोलती है देखो ये एक टेस्ट नहीं है क्योंकि उसने तुम्हें फोन कर दिया है, और सांगवू बात कर रहा होता है फोन पे। फिर अगली पल देखते हैं हम उन्हें पार्किंग में जाते हुए और वहाँ पर सांगवू बोलता है कि उन्होंने ढूंढ लिया है, पर वो काफी ज्यादा ही नर्वस होता है। तो यूरी बोलती है मैं ड्राइव करूंगी और वो कार में बैठ जाते हैं दोनों। अगली पल हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर जब वो जाते हैं और देखते हैं जिसमें कुछ एविडेंस होते हैं जो सांगवू बता रहा होता है कि ये किन किन बच्चों के होते हैं, और वो काफी ज्यादा ही इमोशनल भी होता है। फिर हम उसे देखते हैं वो एक जगह पर बैठकर फोटो देख रहा होता है उन्हीं बच्चों के ऑर्फनेज की, और यूरी उसके पास आती है, उसे थोड़ा बहुत चेयरअप करने की कोशिश करती है। सांगवू थोड़ी बहुत बातें बताते हैं बच्चों के बारे में और यूरी जब चेयरअप कर देती है उसे तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम इना को देखते हैं जो बोलती है कि तो इसका मतलब जो रियल सायन है वो जिंदा है और वही था जो इस सारे थ्रेड्स के पीछे था। तो हिजू बोलती है हाँ। फिर इना खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तो मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये चीजें क्या हो रही थी, और वो सारे एविडेंस को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है कि जब मैं छोटी थी ना तो मुझे याद है कि मैं एक बार यार्ड में गई थी जहाँ पर यूजिन रो रहा था, और वहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसका भाई रो रहा होता है छोटा और पीछे से कोई भाग जाता है, और हमें यूरी की आवाज आती है जो बोल रही होती है कि वो हमारे ही एज का लग रहा था और मुझे लग रहा है कि वो ही शायद सायन था। पर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम इना को देखते हैं जो बोलती है कि जब मैंने दोबारा से सायन को देखा तो वो काफी ज्यादा ही टॉलर था जो हमने बच्चों को देखा था मैंने उस टाइम, तो मुझे लगता है कि शायद वो लड़का वो था ही नहीं। तो हिजू बोलती है कि हाँ जो तुमने लड़का देखा होगा वो रियलिटी में रियल सायन होगा। तो इना बोलती है कि तुम्हें पता है वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और उसी के बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने के बाद वो जो रियल सायन था वो डिसअपेयर हो गया था। तो हिजू थोड़ी देर के लिए रुकती है और सोचने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि जो हमारा एक्सीडेंट था वो मतलब सिर्फ एक्सीडेंट ना रहा हो। तो इना बोलती है कि हाँ शायद, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है यूजिन ने उसका फेस देख लिया था जो रियल सायन था, इसलिए जो सायन की फैमिली थी उन्होंने ही ये चीज करी हो इस चीज को छुपाने के लिए। और पीछे से कोई आ रहा होता है तो हिजू देखती है पीछे मुड़कर, और उसकी मम्मी होती है जो आ रही होती है उसे बोल रही होती है, काफी तेज सुनाने भी लग जाती है कि जब वो हिना को देखती है तो पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इसके सारे घर बार लेना आई हो, मुझे लगता है तुम। वो उसे काफी ज्यादा सुना रही होती है। फिर वो हिजू पे आती है और उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें इसको रखना नहीं चाहिए था, तुम क्यों कर रही हो यहाँ पे। तभी एकदम से हिजू बोलती है कि मैं रिग्रेट करती हूँ तुम्हें प्यार कर कर, पर मुझे लगता है कि वो प्यार था ही नहीं। उसकी मम्मी थोड़ी शॉक होती है और बोलती है कि तो मतलब इना के सामने भी बोलने लग गई हो। तो हिजू उठ जाती है और बोलती है कि मुझे लगा था अगर तुम्हारी बात सुनती रहूंगी और सारे काम करूंगी जो तुम बोलती हो तो तुम मुझे प्यार दिखाओगी और मेरे को एक बार देखोगी। और हम सायन को देखते हैं जो घर की तरफ आ रहा होता है और हमें हिजू की आवाज आ रही होती है, पर मुझे अब कोई प्यार करता है तो मुझे पता चल गया है कि क्या होता है। फिर हम हिजू को देखते जो बोलती है कि हम प्यार उन लोगों को करते हैं जिसको हमें सेक्रीफाइस नहीं देना होता है, बल्कि हम उनके लिए देते हैं। पर मैं रिग्रेट करती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा करके, मैंने कितनी चीजें छोड़ी पर तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिखाया। और उसकी मम्मी से शौक देख रही होती है। फिर उसे बोल रही होती है कि तभी हिजू चिल्लाने लग जाती है, बोलती है कि मुझे बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों को अब बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली हूँ, तो मुझे अब बिल्कुल नहीं बोलना, और मैं कभी भी प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ भी नहीं रहूंगी, तो खुश हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं उसकी मम्मी को जा रही होती है और पीछे मुड़ के उसको 2-3 वर्ड्स बोल के वापस चली जाती है। फिर हम हिजू को देखते हैं जो बैठी होती है तो उन्हें उसे पानी दे देती है और उसे बोलती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हें पता है जो मुझे डीएनए रिपोर्ट्स मिली थी मुझे पता चल गया शायद मुझे वो किसने दिया था। तो हिजू पूछती है किसने, और अगले ही पल हम देखते हैं सायन को जो अपनी कार में आ रहा होता है पार्किंग लॉट से, फिर घर पे आता है और सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर सारी कैंडल्स बिछी हुई होती हैं, और वो देखता है अंदर जाके तो हिजू को जो उसने ड्रेस खरीदवाई थी वो पहनकर आती है और उसको नीचे की तरफ धक्का देकर सोफे में बैठा देती है और उसे एक एनवेलप पकड़ा देती है। हिजू से बोलती है कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें सारी चीजें याद दिलवा देती हूँ कि जो दूल्हा होगा वो कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकता है, और अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो हम अपनी मैरिज को पब्लिकली अनाउंस करेंगे, और अगर इनमें से कोई भी चीज वायलेटेड होगी तो तुम्हें 2 मिलियन वॉन देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी। फिर हिजू से देख के बोलती है कि मुझे पता चल गया अब इसका मतलब क्या था, और हम देखते हैं जब सायन उसे बताया था कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही पसंद करा था। फिर हिजू बोलती है कि मुझे पता नहीं पर मुझे लगता है कि शायद वो 3 साल पहले हुआ होगा, मैरिज से पहले की बात होगी, क्योंकि जिस इंसान ने डीएनए रिपोर्ट दी थी इना को वो तुम ही थे, है ना। और सायन फोन देखता है जो हिजू से पकड़ाती है, उसमें मैसेजिंग को देख रही होती है
और हम देखते हैं जब सायन ने उसे लिखा होता है इना को कि हीजू होगी वो ब्राइड बनेगी, सिर्फ ब्राइड ही एक्सचेंज होगी। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सायन को देखती है और हीजू बोलती है कि मैं कभी भी किसी की स्टैंडर्ड नहीं थी, क्योंकि मैं ही थी हमेशा से फर्स्ट चॉइस तुम्हारी है और तुम्हारी वाइफ। तो ये चीजें जब सारी खत्म हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी करोगे, वैसा सायन को देख के बोलती है। फिर सायन उसे थोड़ी देख के रुकता है और बोलता है कि नहीं, और वो उसे बोलता है कि जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। और वो उसे अपने साथ बिठा देता और उससे कन्फेशन करता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार की नजर से देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम दोजी को देखते हैं जिसके पास रिपोर्ट्स होती है उसके भाई के जो भी चीजें मिली हुई होती हैं और पुलिस वाले उसे बता रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें मिली होती है। जब वो पिक्चर देखता है तो वो पहचान जाता है वो उसके भाई की है और वो फ्लैग में याद करता है जब वो उसी घर के पास आता है और उसके भाई का जूता मिलता है और वो चिल्लाता है उसके भाई का नाम रोते रोते। फ्लैशबैक में हम दोजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा रोने लग जाता है अपने भाई के सामान को देखकर और काफी देर तक रोता है। फिर हम सैन को देखते हैं जो फोन पे बात कर रहा होता है, जो सांगू से लिखता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को ढूंढ लिया तुम्हारे वजह से, थैंक यू। तो सैन लिखता है कि उसमें अभी भी एक आइडेंटिफाई पर्सन है। तो सांगू को मैसेज आता है कि वन ऑफ द ट्विंस। तो सैन बोलता है हाँ। पुलिस वाले वहां से बाहर आ जाते हैं और उसे देख रहे होते हैं। तो सैन अंदर की तरफ जाता है और वो दूजी से बोलता है कि पहले मैं भी सोच रहा था कि मैं भी इन चीजों को खत्म कर दूंगा जब मैं अपना रिवेंज ले लूंगा, और ये चीजें खत्म होने के बाद मैं भी यहाँ से डिसअपेयर होने वाला था, ऐसा सैन बोलता है। तो जो उससे पूछता है तो तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है? तो सैन बोलता है हाँ, क्योंकि मैं ये लाइफ जीऊंगा अपना रिवेंज लेने के बाद भी, और मैं उस इंसान के साथ जीऊंगा जिसके साथ मुझे जीना चाहिए। तो तुम भी ट्राई करोगे क्योंकि तुम्हारे पास भी तुम्हारी जिंदगी है अभी, तो उसके ऊपर मत खर्च करो अपनी सारी जिंदगी। तो दोजी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारी हेल्प करने के बाद ही मैं सोचूंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किडनैपर अब कहाँ पर है। अगले सीन में हीजू इना जो इना के पापा के साथ होते हैं और वहाँ पर वो दोनों क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं उसके पापा से। हीजू बोलती है कि तो कल्प्रिट कौन है? फिर इना देखती है अपने पापा को और हंसने लग जाती है और बोलती है मुझे लगता है आपको ही पता था कि वो बोल सकती है क्योंकि आपका पापा है, आपके ऊपर से कुछ भी नहीं जाता है। तभी इना बोलती है अपने पापा से कि तो मुझे ये बताओ कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कवर अप करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? आपने ऐसा क्या करा था सैन के फैमिली के साथ डील जो आपने उस केस को बंद कर दिया था? और हम देखते हैं उसके पापा को जो सोच रहे होते हैं, फ्लैश में याद करते हैं उसके पापा गन लेके खड़े होते हैं और नीचे की तरफ कौन होता है? वो सैन के ग्रैंडफादर होते हैं। वो उसे बोल रहे होते हैं कि तुम अगर मुझे मार भी दोगे तो फायदा क्या होगा क्योंकि तुम्हारा रिवेंज तो मिलेगा नहीं। पर इना के पापा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने सन को खो दिया है, तुम क्या चाहते हो? ग्रैंडफादर बोलते हैं उसके कि वैसे भी मैं अपने ग्रैंडसन को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा तो तुम्हारा सन और मेरा ग्रैंडसन दोनों ही वहीं चले जाएंगे, ये कैसा रहेगा? ये फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं इना के पापा को और इना बोलती है कि हमें बताओ क्या हुआ था उस टाइम, आपने क्या चीज इससे गेन करी थी? और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन के पापा मम्मी जो कि उसके ग्रैंडफादर का डेथ एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। बाहर की तरफ एक कार आती है जिसमें से इना, हीजू और उसके पापा निकलते हैं जो कि हाथ में गन लेकर रखते हैं। और हीजू जब ये देखती है तो अपने फोन से जल्दी सैन को मैसेज कर देती है और सैन कार से आ रहा होता है दूसरी जगह से। तभी इना के पापा अंदर जाते हैं और गन सामने की तरफ करने लग जाते हैं सैन के पापा के, और इना और हीजू देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो लोकेशन को क्रैक कर लेते हैं किडनैपर की, और फिर वापस से हम इना के पापा को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं मुझे उस समय ही मार देना चाहिए था तुम लोगों की, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया था, और वैसे भी वो कहाँ है जिसको तुमने छुपा रखा है? वो ऐसा गन सैन के पापा को दिखाया करते हैं कि तभी वहाँ पर एक चीज ब्लास्ट होती है और सब नीचे की तरफ झुकने लग जाते हैं। और हम सैन की मम्मी को देखते हैं जो याद करती है फ्लैशबैक में जब उनकी कार आती है और वो जा रही होती है अंदर की तरफ, तभी उनको एक मास्कमैन मिलता है जो कि किडनैपर होता है और उसे बुला रहा होता है। तभी फ्लैशबैक खत्म बाद सारे आग जलने की वजह से वहां से भागने लग जाते हैं इधर उधर। बाहर की तरफ सैन आता है जो पुलिस वाले से फोन पे बात करता है और वो उसे बता रहे होते हैं कि हम इस एड्रेस पे आने वाले हैं क्योंकि यहीं पर ये किडनैपर। और सैन पूछता है कहाँ पर? तभी हम देखते हैं सैन को जो भाग रहा होता है काफी तेज क्योंकि वहीं पर ही किडनैपर होता है। और जब वो अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर इना दिखती है और बताती है कि हीजू मिल नहीं रही क्योंकि मैंने ढूंढा मेरे साथी पर मिली नहीं। तो सैन बोलते तुम जाओ मैं ढूंढ लूंगा, और वो अंदर जाके ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और वो किडनैपर का होता है, बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको रियली में मार दूंगा, और वो हीजू की बात कर रहा होता है। वहाँ पर आग लग चुकी होती है और हम देखते हैं कार पे जहाँ पर हीजू होती है कार चला रही होती है, और किडनैपर बोल रहा होता है कि तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो दुनिया में मैं उसको मार दूंगा। और हीजू को बोलता है बात करने के लिए फोन पे। सैन उसे बोलता है कि सारी चीजें मेरे साथ है तो मेरे साथ सेटल करो, मेरी वाइफ को मत लाओ इसमें, वो उससे बोल रहा होता है। पर किडनैपर बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे सारी चीजें ले लूंगा क्योंकि जब मैं उस समय डूब रहा था तुमने मुझे सिर्फ देखा था, उस टाइम कुछ हेल्प नहीं करी थी। और हम फ्लैश में याद करते हैं जब वो सैन को डुबा रहा होता है उसका ग्रैंडफादर, पर जो हमारा दूसरा सैन होता है वो देख रहा ही होता है बस। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम किडनैपर को देखते हैं जो बोलता है कि अब मैं भी सिर्फ देखूंगा और इसको मार दूंगा। और हम सैन को देखते हैं जो लोकेशन को ऑन करता है, वो उसे बोलता है कि बिल्कुल भी कुछ मत करना, पर कि तभी हीजू बोलते है कि मत आना यहाँ पर। वैसे रोते रोते बोलती है और ये भी बोलती है कि
मैं भी तुम्हारी कभी हेल्प करना चाहती थी। और अपने कार की स्पीड बढ़ा देती काफी तेज और रोते रोते बोलते हैं कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वो कार को एक जगह से उड़ा देती है। जब सायन ये चीज सुनता है तो वो काफी चिल्लाता है तेज हीजो का नाम, और वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका होता है, रो भी रहा होता है। अगले पल हम देखते हैं वहाँ पर कार मिल चुकी होती है पर उन्हें कोई बॉडीज नहीं मिलती है। और वहाँ पर ह्योक जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है और बता रहा होता है कि बॉडी नहीं मिली अभी तक, और वो किडनैपर की पिक्चर भी दिखाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे रिपोर्टर्स होते हैं और हम सायन को देखते हैं जो स्पीच के लिए आ रहा होता है। जब सामने की तरफ वो देखता है तो सारे लोग काफी ज्यादा कैमरा खोल के रखते हैं जिसकी वजह से उसकी आंखें दर्द होने लग जाती हैं। तो जो ह्योक होता है बोलता है कि ये एक स्कैंडल नहीं है, काफी इंसिडेंट हुआ है, तो अपनी कैमरेस को बंद करो और सब बंद कर देते हैं। सायन एक पर्चा लेता है और उसमें से बोल रहा होता है कि मैंने काफी टाइम से एक चीज को हिडन करके रखी थी कि मैं पार्क यू योंग का पोता नहीं हूँ और पार्क जंग हो का भी बेटा नहीं हूँ। ये सुनते ही सारे अब रिपोर्ट से बात करने लग जाते हैं एक दूसरे से, और जो पार्क सोयन नाम है वो मेरा नहीं है, वैसा बोल रहा होता है। और हम सांगवू देखते हैं जो देख रहा होता है उसका न्यूज। फिर सायन बोलता है कि बस एक चीज मैं क्या कह सकता हूँ ट्रुथफुली, वो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक वाइफ है। मेरी वाइफ जो है 28 को किडनैप हो गई थी 2 दिन पहले उस पर्सन से जो बहुत टाइम से मुझे थ्रेटन और किल करने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और सब लोग उसकी सर्च भी कर रहे हैं, पर मेरी जो वाइफ है उनका अभी तक पता नहीं चल चुका है और मैं कभी भी किसी चीज से पहले जो हूँ उनका हस्बैंड हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इन चीजों में अगर आप हेल्प कर सके तो कॉपरेट कर सके। और हम पीछे की तरफ देखते हैं हीजू की फोटो आती है और वो बोलने लग जाता है कि मेरी वाइफ का नाम है होंग हीजू, ये 28 ईयर्स के ओल्ड की है और उसकी हाइट बताता है। और हम देखते हैं सायन के सारे कलीग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और दूसरी तरफ हीजू के कलीग्स भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। यूरी भी ये देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक में होती है। फिर सायन बोलता है कि वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, और वो रो भी रहा होता है। कुछ अच्छे मूवमेंट्स को हीजो के साथ याद भी करता है और वो बोलता है कि अभी तक मैंने उसके लिए काफी चीजें नहीं करी है और मैंने उसके अभी तक हैप्पी भी नहीं करा है। वो रोते रोते बोल रहा होता है और कुछ बीच बीच में उसको फ्लैशबैक पे ही आते हैं, मुझे उसे सारी चीजें देनी थी। और हम देखते हैं हीजो के कलीग्स अभी भी रो रहे होते हैं। वो ये बोलता है लास्ट में कि मैं चाहूंगा कि आप सब मेरी हेल्प करें जिससे मेरी वाइफ रिटर्न आ सके वापस। और वो एक बार आखिरी बार गुड बाय करता है और हीजो की फोटो को देखने लग जाता है और वहाँ पर रोता भी है और खड़ा होता है, देख रहा भी होता है। अगले सीन में हम वापस से देखते हैं उसी टाइम को जब सायन और हीजो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सायन बोलता है हीजो से कि मैं हमेशा ही किसी और की जिंदगी जी रहा था, तो मैं सोचता था कि मैं कभी पैदा ही क्यों हुआ। वो रोते रोते बोल रहा होता है और हीजो भी रो रही होती है। पर मुझे समझ में आ गया है, शायद मैं ऐसा पाक सोयन इसलिए जी रहा था क्योंकि मुझे तुम्हें ढूंढना था। मेरी जो आंसर थी वो तुम थी क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं और रो भी रहे होते काफी तेज। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जाने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड हमारे चैनल में काफी इंटरेस्टिंग मूवीज हैं उसकी लिस्ट को देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।